नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। राहुल गांधी ने आज रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन दाखिल करना उनका मास्टर स्ट्रोक है या फिर बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपनी सेफेस्ट सीट जो थी अमेठी, उससे नाता तोड़ लिया है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा की जाती है। देश में मोदी लहर के बाद भी उत्तर प्रदेश की यही वो सीट थी जहां साल 2019 में रायबरेली कांग्रेस की सोनिया गांधी यहां से जीतकर आई थी। इस रायबरेली सीट की अगर बात करें तो ये बेहद हाई प्रोफाइल है, बहुत पहले समय से कांग्रेस के पास रही है। पहले समय से मतलब जब से ये सीट अस्तित्व में आई। पहले रायबरेली सीट जो है उसमें प्रतापगढ़ भी आया करता था। बाद में जब पहला चुनाव हुआ, देश में आम चुनाव हुआ, उस वक्त जो है रायबरेली और प्रतापगढ़ सीट एक साथ हुआ करती थी। बाद में ये सीटें अलग अलग हुई तो रायबरेली को एक पृथक लोकसभा सीट के रूप में स्थापित कर दिया गया। जब 57 में जब ये अस्तित्व में आई रायबरेली सीट, उसके बाद से ही ये हाई प्रोफाइल हो गई। कैसे? गांधी परिवार की पहचान प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई। इस देश की बात में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कितना लंबा सिलसिला रायबरेली सीट और गांधी परिवार की राजनीतिक पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो सीट गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत के रूप में भी देखी जाती है। आप अगर गांधी परिवार को कांग्रेस का सबसे ताकतवर परिवार मान रहे हैं तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की राजनीतिक पहचान और प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। बात रायबरेली और अमेठी की कर रहे हैं तो गांधी परिवार और अमेठी और रायबरेली सीट का बेहद पुराना नाता है। 51-52 के दौर में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए तब रायबरेली और प्रतापगढ़, जैसा हमने पहले बताया, कि एक ही सीट हुआ करती थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े और जीत कर आए। साल 1957 में रायबरेली सीट को अलग बना दिया गया और फिरोज गांधी का वर्चस्व उसके बावजूद इस सीट पर लगातार बना रहा। सांसद बनने के महज 3 साल बाद उनका निधन हो गया। फिर समय का पहिया घूमा। 1962 में रायबरेली सीट के लिए उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ कुरील जनसंघ के प्रत्याशी तारावती को हराकर जीत कर आए। उसके बाद फिर से गांधी परिवार इस पर आया। साल 67 में इंदिरा ने रायबरेली सीट से ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी और ये शुरुआत भी उनकी जीत से ही हुई। साल 71 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी को ही रायबरेली सीट से मैदान में उतारा गया और उनके विपक्ष में सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण का जिक्र है कि आपने शायद बहुत पढ़ा भी होगा कि राजनारायण इस सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतरे। इस चुनाव में इंदिरा को 1,83,309 वोट मिले, राजनारायण को 71,799 वोट मिले। राजनारायण ने कहा कि सरकार ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है और मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव पे कोई फैसला आता उससे पहले ही इमरजेंसी लगा दी और ये इमरजेंसी लंबे समय तक लगी रही। जब इस पूरी सीट को आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिष्ठा से इंदिरा गांधी की भी ये जुड़ती हुई रही है। जब इमरजेंसी के बाद 77 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा को रायबरेली सीट से बड़ा झटका लग गया। इस चुनाव में इंदिरा हार गई। उन्हें भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राजनारायण ने 55,202 वोटों से हरा दिया। इसके बाद इंदिरा कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ने चली गईं और वहीं से वो जीत कर आई। जिस रायबरेली को कांग्रेस सेफ सीट के तौर पर मान रही थी, अब वहां जीत को लेकर कांग्रेस आशंकित भी होने लगी थी। यही वजह थी कि साल 1980 में जब भारत में आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने रायबरेली और आंध्र प्रदेश की 2 सीटों से, मतलब उसकी आंध्र प्रदेश की मेंढक सीट से भी पर्चा भरा। मतलब वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रही थी ताकि सेफ सीट रहे उनके पास कोई एक, जहां से वो चुनाव जीत तो जाए, क्योंकि रायबरेली पे अब उनको लग रहा था कि शायद मैं यहां से जीत कर नहीं आ पाऊंगी। इंदिरा दोनों ही सीटों से जीत कर आ गई। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट से इस्तीफा दे दिया, मेंढक से ही वो सांसद बनी रही। रायबरेली में उपचुनाव हुआ।
कांग्रेस ने यहां से गांधी परिवार के बेहद करीबी अरुण नेहरू को टिकट दे दिया। अरुण नेहरू चुनाव जीत गए। साल 1984 में आम चुनाव हुआ तो अरुण नेहरू का दबदबा इस सीट पर उस वक्त भी बरकरार रहा। साल 1989 में कांग्रेस ने इस सीट से नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली शीला कौल को टिकट दिया और वो जीत कर भी आई। यानी आप देखिए कि किस तरीके से गांधी परिवार और उसके इर्द गिर्द ही रायबरेली की जो राजनीति है वो चलती रही। कभी अरुण नेहरू आ रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी आ रही हैं, फिर गांधी परिवार की बेहद करीबी शीला कौल आ रही हैं। 96 के चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट से शीला कौल के बेटे विक्रम कौल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन यह कांग्रेस की बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि इस चुनाव में जीतना तो दूर छोड़िए, कांग्रेस मैदान से ही बाहर चली गई एक तरीके से। इस चुनाव में सुनील कौल को महज 25,457 वोट मिले। कुल वोट जो मिले थे उसके 5.29% ही के करीब मिले थे। जाहिर सी बात है कि रायबरेली की सीट पर कांग्रेस को बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। सुनील कौल की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। इस चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह, ध्यान दीजिएगा, भाजपा के अशोक सिंह ने बाजी मारी थी। इसके बाद 98 का दौर आया, आम चुनाव हुआ, भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह का दमखम बरकरार रहा। इस चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार शीला कौल की बेटी दीपा कौल को उतारा था कांग्रेस ने। 1996 के चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस की प्रत्याशी दीपा कौल की जमानत फिर जब्त हो गई। यानी भाजपा का दबदबा रायबरेली पर दिखाई देने लगा था। लगातार 2 बार हारने के बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन सतीश शर्मा को इस सीट पर कांग्रेस ने उतारा और उनको जीत मिल गई। अब दौर बीजेपी का खत्म होता है साल 1999 में और कांग्रेस का एक बार फिर से दौर रायबरेली सीट पर शुरू हो जाता है। 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर एंट्री हुई और इसके बाद कांग्रेस ने मानो ये सीट अपने नाम कर ली। रायबरेली की जनता लगातार सोनिया गांधी को चुनाव में जीत दिलाती रही और वो जीत कर यहाँ से संसद पहुँचती रही। साल 2004 के बाद 2006 को उपचुनाव हुए, उसमें भी जीती। 2009, 2014 और 2019 में भी सोनिया गांधी ने लगातार यहाँ से 5 जीतें हासिल की हैं। लेकिन अब माहौल बहुत बदल गया है। 2014 के चुनाव में जब हर जगह मोदी लहर चल रही थी, तब उस वक्त भी सोनिया यहाँ से जीत कर आई थी। 2019 में भी जीत कर आई थी और बड़े मार्जिन से जीत कर आई थी। ऐसा नहीं था कि सोनिया गांधी को जीतने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी रही हो। लेकिन वक्त बदला, सोनिया ने कहा कि अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहती हूँ, लिहाजा उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया और वो राज्यसभा पहुँच गई। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या रायबरेली और अमेठी सीट, अमेठी में चूंकि एक बार अब वो हार चुके थे राहुल गांधी, लिहाजा उनके लिए बड़ी चुनौती थी। रायबरेली सीट की चर्चा लगातार हो रही थी कि ये सीट कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को देगी और प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है यहाँ से शुरू होगी। लेकिन कांग्रेस ने सभी जो राजनीतिक पंडित कह लीजिए, जो प्रोजेक्शन कर रहे थे, उन सबको ध्वस्त किया और अमेठी छोड़कर राहुल को रायबरेली से उतार दिया। यानी जिस सीट से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती आईं, 2 दशक से वो इससे सांसद बनी रही इस सीट से, अब उनके बेटे राहुल गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी भी ठीक इंदिरा गांधी की तरह 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक केरल की वायनाड से लड़ रहे हैं और एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो जब रायबरेली की आप बात करते हैं तो रायबरेली का जो पूरा आप देखिए तो राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो सीधे कांग्रेस से जाकर जुड़ती है, कांग्रेस से गांधी परिवार से जुड़ती है। लिहाजा बीजेपी जो प्रमुख पार्टी है इस वक्त, राहुल गांधी की हर और खासतौर पे कांग्रेस की हर एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई थी और यही वजह थी कि लगातार इशारों में ये कहा जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार ने छोड़ दिया है। लेकिन लगता है कि शायद कांग्रेस ने बीजेपी की इस जो चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया और छोड़ने की बात तो छोड़िए, खुद राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है। जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की प्लानिंग थी कि अमेठी में राहुल गांधी को लेकर आया जाए और वहाँ पर उनको फंसा कर रखा जाए ताकि वो वायनाड सीट या और जगहों पर जो स्टार प्रचारक के रूप में वो घूम रहे हैं, तो कांग्रेस की जो पकड़ है वो ढीली होती दिखाई दे।
क्योंकि बीजेपी के पास भी 400 का नारा है, 400 पार का नारा है और उसके लिए उसे मशक्कत तो करनी पड़ रही है, क्योंकि शुरू के 2 चरणों में जो हालात बन रहे हैं उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि 400 पार बीजेपी जा रही है। लिहाजा बीजेपी के पास भी चुनौती है। लेकिन बीजेपी की इस पूरी जो एक तरीके का पॉलिटिकल ट्रैप था, कांग्रेस ने उसका बहुत हद तक समाधान निकाला और राहुल गांधी ने आज, आखिरी दिन था, राहुल गांधी ने आज अमेठी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और अमेठी से भी बात करें तो अमेठी पर गांधी परिवार के बेहद करीबी शख्स को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने देश की बात में शुरू में ही बताया कि आज रायबरेली की बात कर रहे हैं, तो रायबरेली पे अगर हम बात करें तो रायबरेली में 2 बहुत अहम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो राहुल गांधी का अपनी जो गांधी परिवार की राजनीतिक पहचान और प्रतिष्ठा की यात्रा है उसको बनाए रखने की कोशिश है। दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि वो बीजेपी की जो पॉलिटिकल ट्रैप की रणनीति थी उसको भेदने में फिलहाल कामयाब दिख रहे हैं। अब एक बड़ा नैरेटिव सेट हो रहा है कि कम से कम राहुल गांधी भाग तो नहीं रहे हैं। ठीक है, अमेठी वो नहीं गए, लेकिन रायबरेली तो आए हैं और रायबरेली से वो ताल ठोक भी रहे हैं। इससे एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या कांग्रेस गठबंधन को भी ये मैसेज दे रही है कि जो कठिन सीटें हैं वहाँ से वो भागने की तैयारी में नहीं है, वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि फिलहाल रायबरेली में राहुल गांधी का पलड़ा बहुत भारी है। वैसे राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी एक सभा को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, क्या कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी, मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राहुल गांधी पर भाग जाने की बातें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी को कह रहे हैं, वो अपने आप में शायद आपको हैरान और परेशान करने वाला हो सकता है कि देश का इतना बड़ा नेता अगर किसी बड़े नेता को भाग जाने के लिए कह रहा है कि वो भाग गए, तो ये हैरान करने वाला। हालांकि वर्तमान राजनीति में भाषा की शुचिता एक विडंबना ही कही जाएगी। वैसे वर्तमान राजनीति में डर का भाव भी एक स्थायी भाव ही है। दिलचस्प ये है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए गए थे। एक बड़ौदा से वो चुनाव लड़ रहे थे और एक बनारस से वो चुनाव लड़ रहे थे। क्या इसे भी ये माना जाए कि उन्हें भी हार का डर था? हालांकि बाद में उन्होंने बनारस की सीट को अपने साथ रखा और वडोदरा की सीट उन्होंने छोड़ दी, जहां पर बाद में उपचुनाव कराना पड़ा था। फिलहाल रायबरेली में जो हालात हैं और रायबरेली में जो नामांकन हुआ है राहुल गांधी का, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस इस बार अपने दमखम से लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि उसे उत्तर प्रदेश में उसका जो जनाधार है, कम से कम उसकी राजनीतिक पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ी जो 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, उस पर उसका दबदबा फिर से कायम हो। राजनीति में जीत और हार तो बनी रहती है, लेकिन मैदान छोड़ देना
अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस बार और ख़ास तौर पर राहुल गांधी इस बार मैदान छोड़ने को तैयार हैं। फिलहाल देश की बात में आज इतना ही। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, हमारा उत्साहवर्धन होता है। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।